सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका नाम है क्रिया। क्रिया जिसे अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं। बच्चा हंस रहा है, वर्षा हो रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, नानी कहानी सुना रही है, कोयल मीठे स्वर में गाती है और घोड़ा दौड़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में हंस रहा है, हो रही है, पढ़ा रही है, सुना रही है, गाती है और दौड़ रहा है होने वाले कार्य की ओर संकेत करते हैं। देखिए, जैसे कोयल मीठे स्वर में गाती है। कोयल क्या कर रही है? कोयल कैसे स्वर में गाती है? कोयल मीठे स्वर में गाती है। उसी प्रकार घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका पढ़ा रही है। वर्षा हो रही है। बच्चा हंस रहा है और नानी क्या कर रही है? नानी कहानी सुना रही है। नानी किसको कहानी सुना रही है? नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। उसी प्रकार ये शब्द गाती है, सुना रही है, दौड़ रहा है, पढ़ा रही है, ये होने वाले कार्य की ओर संकेत करते हैं। यदि इन शब्दों को वाक्यों से हटा दिया जाए तो वाक्य अधूरे रह जाएंगे। यानी कि जो शब्द हैं जिनकी ओर इशारा किया जा रहा है, इन शब्दों को वाक्यों से एक पूर्ण वाक्य है, जिस प्रकार कोयल मीठे स्वर में गाती है। इस वाक्य से यदि हम गाती है शब्द हटा दें तो ये वाक्य कोयल मीठे स्वर में अपूर्ण हो जाएगा। तो अब हम लोगों को ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्रिया के हटा देने पर जो वाक्य हैं वो कैसे रह जाएंगे? अधूरे रह जाएंगे। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की परिभाषा की ओर हम लोग ध्यान देंगे कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और इनके साथ ना शब्द जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। किस शब्द को जोड़कर? धातु के साथ जब हम ना जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उदाहरण के लिए धातु रूप है बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, तैर और कूद। ये सारे मूल रूप से धातु रूप हैं। और हम जब इसको क्रिया रूप में बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें ना शब्द जोड़ देंगे। बोल, बोलना, पढ़, पढ़ना, घूम, घूमना, लिख, लिखना, गा, गाना, हंस, हंसना, देख, देखना, तैर, तैरना, कूद, कूदना। व्याकरण में क्रिया कर्म से अलग होती है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देखिए कि जो व्याकरण होता है उसमें क्रिया और कर्म दोनों अलग अलग होता है। जैसे मैंने रोटी पकाई, यहाँ पर रोटी कर्म है और पकाना क्रिया है। मैं यहाँ करता है और ने क्या है? ने कारक चिन्ह है। यहाँ पर रोटी क्या है? कर्म की ओर इशारा कर रहा है। पकाना क्रिया की ओर। मैं क्या है? मैं करता है। कार्य को करने वाला कर्ता कौन है? मैं है। और जो कारक चिन्ह है वो क्या है? वो ने है। इसी प्रकार आगे ध्यान दीजिए, क्रिया शब्द विकारी होते हैं। क्रिया शब्द कैसे होते हैं? विकारी होते हैं। विकारी कैसे होते हैं? लिंग या वचन के बदलने से इनमें परिवर्तन आता है। जैसे रूपम जा रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द है। क्या हुआ? जा रहा है। जा रहा है ये क्रिया शब्द हुआ।
तो रूपम जा रहा है। रूपम क्या है? लड़का। लेकिन यहाँ पर जब हमने लिंग का परिवर्तन किया, रूपम की जगह पर रवीना हो गया, तो रवीना जा रही है। चूंकि यहाँ पर रूपम लड़का की ओर इशारा कर रहा है और रवीना एक लड़की का नाम है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हो गया। जा रहा है लड़के के लिए और जा रही है लड़की के लिए प्रयुक्त होगा। काल बदलने पर भी क्रिया का रूप बदलता है। काल के बदलने के साथ ही क्रिया का रूप भी बदल जाता है। कैसे? जैसे वह पढ़ रहा है, मैंने पढ़ाई की थी और आप पढ़ेंगे। वह पढ़ रहा है। वर्तमान काल, वो बच्चा इस समय पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ रहा है। मैंने पढ़ाई की थी, यहाँ पर भूतकाल की ओर इशारा कर रहा है कि मैंने पढ़ाई की थी। और आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तात्पर्य ये हुआ कि आप भविष्य में पढ़ेंगे। भविष्य में मतलब वर्तमान समय के बाद का जो समय हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, उसको कहेंगे जो आने वाला समय है, वो हो गया आपका भविष्य काल। तो आप पढ़ेंगे। तो देखिए, जब काल बदला तो क्रिया का रूप भी बदल गया। एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए कि वाक्य में मुख्य क्रिया का सहायक क्रिया सहित अंश क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध से तात्पर्य यह है कि जब किसी वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायक क्रिया के सहित जो अंश होता है, उस अंश को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया पदबंध बिना सहायक क्रिया के भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, वह स्कूल गया, मोहन ने पत्र लिखा। क्रिया पदबंध वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन और होने वाली घटना के बारे में बताते हैं। अब यदि आपसे किसी ने प्रश्न किया कि क्रिया पदबंध किस बारे में बताते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्रिया पदबंध वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन और होने वाली घटना के बारे में बताते हैं। एक वचन में क्रिया पदबंध एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे वह नहाकर आएगा। वह क्या करके आएगा? वह नहाकर आएगा। क्रिया पदबंध एक पद में भी हो सकता है और एक से अधिक पदों के समूह में भी क्रिया पदबंध का नियम लागू हो सकता है। जैसे वह चला, मैं चल रहा हूँ। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। यहाँ दूसरे अंश में क्रिया 3 चरणों में पूर्ण हुई है। क्रियाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। क्रिया को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? क्रिया को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, किसी कार्य का करना और दूसरा, किसी कार्य का होना। करना। करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है। करना से क्या होता है? करना से क्रिया के किसी कार्य को करने का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए, चिड़िया उड़ती है, श्वेता गीत गाती है। और होना। होना क्रिया से किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का बोध होता है। जैसे यह गुलाब है, लड़की सुंदर है। ठीक है, यह भी जानिए, यह आपको जानना चाहिए कि पहला, कर्ता और क्रिया के रहते हुए भी कभी कभी क्रिया का अर्थ अन्य शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है और जिन शब्दों से अर्थ स्पष्ट हो उसे पूरक कहते हैं। अब ये देखिए कि जिन शब्दों से अर्थ स्पष्ट हो उसको पूरक कहते हैं, और कर्ता और क्रिया के रहते हुए भी कभी कभी क्रिया का अर्थ अन्य शब्दों से स्पष्ट हो जाता है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं मूल क्रियाओं के साथ आकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देती हैं, वे रंजक क्रिया कहलाती हैं। तो रंजक क्रिया का तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ क्रियाएं आईं और मूल क्रिया के साथ मिलकर उस वाक्य के अर्थ में विशिष्टता लाती हैं, विशेषता ला देती हैं,
तो ऐसी क्रियाओं को कहते हैं रंजक क्रिया। वह बैठा है सामान्य क्रिया है, इसमें बैठा क्या है, सामान्य क्रिया है। और वह बाजार में सारी रकम गंवा बैठा रंजक क्रिया। देखिए यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि वह बैठा है, जैसे हम और आप बैठते हैं, मैं बैठी हुई हूँ, आप बैठे हुए हैं, तो सामान्य क्रिया यहाँ पर क्या हुई, सामान्य क्रिया हुई बैठा। ठीक। वह बाजार में सारी रकम गंवा बैठा, यहाँ पर सारी रकम गंवा बैठा मतलब उसने अपनी सारी रकम नष्ट कर दी, सारी रकम वो बाजार में हार गया, उसके पास से सारी रकम नष्ट हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पर रंजक क्रिया क्या हुई, बैठा हुई। बैठा रंजक क्रिया का बोध करा रहा है। अब हम लोग क्रिया के भेद के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। किन आधार पर किए जाते हैं? पहला कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो देखिए, क्रिया के जब हम भेद करेंगे तो उन भेदों को दो भागों में विभक्त करेंगे। वो दो भाग कौन से होंगे? पहला होगा कर्म के आधार पर और दूसरा होगा प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर जब हम लोग भाग करते हैं तो देखते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये दो भेद हो गए। अब अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? वाक्य में आई जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, अकर्मक, यदि हम अकर्मक विषय का संधि विच्छेद करें तो हम देखते हैं अकर्म, ऐसी क्रिया जहाँ पर कर्म नहीं होता या कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। दो दोस्त हंस रहे थे। ठीक, इसमें दोस्त क्या कर रहे हैं? दोस्त जो है अकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोस्त कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। दो दोस्त हंस रहे थे। कौन हंस रहे थे? दोस्त हंस रहे थे। ठीक। सकर्मक क्रिया, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, सकर्मक कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म तो लगा हो पर क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसने रोटी पकाई। उसने क्या पकाई? उसने रोटी पकाई। ठीक है, तो उसने कर्म तो किया पर कौन सा कर्म किया? उसने रोटी पकाने का कर्म किया। क्या पकाने का कर्म किया? रोटी पकाने का कर्म किया। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया रोटी होगी। यह रोटी कर्म है और पकाना क्रिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, सकर्मक और अकर्मक तो आपने स्पष्ट समझ लिया कि जहाँ पर कर्म होता है वो सकर्मक है और जहाँ पर कर्म नहीं होता वो क्या होता है? वो अकर्मक होता है। तो अब आगे देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए किसी भी वाक्य में क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करें। ठीक, तो उसका यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वो सकर्मक क्रिया है और यदि उत्तर नहीं प्राप्त होता तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे माली पौधे लगा रहा था। अब प्रश्न करके देखिए, माली क्या लगा रहा था? तो आपको उत्तर प्राप्त होगा कि माली पौधे लगा रहा था। इसलिए इस वाक्य में आई क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विविकर्मक। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस सकर्मक कर्म का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य की क्रिया में एक कर्म है। क्या एक कर्म है? कहानी। नानी ने क्या सुनाई? कहानी सुनाई। एक कर्म हो रहा है और वो कर्म है कहानी। और एक चीज़ देखिए, जो सुनाना है
वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। कर्म हो गया कहानी और सुनाना क्रिया, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। द्विविकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विविकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने अपनी बहन को सम्मान दिया, यहाँ बहन भी कर्म है और सम्मान भी कर्म है। दो कर्म वाली क्रिया होने से यह द्विविकर्मक क्रिया है। जब अकर्मक क्रिया से पहले उसी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा जोड़ दी जाती है, तब वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान सकर्मक क्रिया के रूप में होती है। जैसे तुम क्यों रोते हो, रोते अकर्मक क्रिया है और तुम हर समय क्यों रोना रोते हो, ये रोना इसमें भाववाचक संज्ञा है और रोते क्या है, रोते सकर्मक क्रिया है। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कौन सी, चौथी पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त रूप से इसमें दोनों महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, परंतु बाद में आने वाला क्रियापद पहले क्रियापद को क्या करता है, स्पष्ट करता है। कैसे, वह उठ गया, तुम सो जाओ, वे चले गए। उपर्युक्त वाक्यों में उठना, सोना, चलना क्रियाएं जाना क्रिया के अलग अलग रूपों के प्रयोग पर स्पष्ट हुई है। अगला हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं धातु से न बनकर किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हों उनको नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो हम लोग देख रहे थे नाम धातु क्रिया। वह बहुत बतियाता है, बात संज्ञा से बनी हुई क्रिया है। तो बात से क्या हुआ, बतियाना हुआ या बतियाता हुआ। सेठ जी ने उसे पुत्र के रूप में अपना लिया। अपनाया सर्वनाम से बनी हुई क्रिया है, अपना से अपनाया। देखते ही देखते मामला गरमा गया, गरम विशेषण से बनी हुई क्रिया है, तो गरमा से क्या हो गया, गरम बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ नाम धातु क्रियाएं और उनसे बढ़ने वाली अन्य क्रियाएं। हाथ से हथियाना, लालच ललचाना, गरम गरमाना, अपना अपनाना, बात बतियाना, लात लतियाना, चमक चमकाना, शर्म शर्माना, झूठ झुठलाना, दोहरा दोहराना। ध्वनियों के अनुकरण से बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर अनुकरण का तात्पर्य तो किसी भी चीज़ से क्या होता है कि अनुकरण करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, उसके हिसाब से चलना, या जिस प्रकार से वो क्रिया है उसी क्रिया को वापस से दोहराना। जैसे खटखट से खटखटाना, झंझन से झंझनाना, टनटन से टनटनाना, हिनहिन से हिनहिनाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, घोड़ा हिनहिना रहा है, तो हिनहिन से बनी हुई, इस ध्वनि से बनी हुई क्या होती है, क्रिया क्या हुई, हिनहिनाना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का तात्पर्य यहाँ पर किसी भी चीज़ को जो है प्रेरित करने से है। जहाँ कर्ता किसी अन्य व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणा देने वाली क्रिया कहलाती हैं। बहन भाई से चित्र बनवाती है। चाचा जी मित्र से उपहार भिजवाते हैं। इन वाक्यों में दो दो करता है। कौन कौन करता है, बहन भाई। बहन भाई को प्रेरणा दे रही है, किस बात की प्रेरणा दे रही है, चित्र बनवाने की, चित्र बनाने की। जी मित्र, बहन और चाचा जी के कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं और भाई तथा मित्र काम कर रहे हैं, इसलिए बनवाती और भिजवाते ये क्या हो गई, आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, यानी कि प्रेरणा देने वाली क्रिया हैं।
प्रेरणार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी कौन सी हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। जैसे लता श्रोताओं को गीत सुनाती है, माँ बच्चों को भोजन खिलाती है। ये कैसी हो गई? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय क्या हुई? इसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता, वह किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ ड्राइवर से गाड़ी चलवाती है। यहाँ माँ क्या कर रही है? माँ ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित कर रही है। उसी प्रकार जैसे बुआ ने हलवाई से लड्डू बनवाए, यहाँ पर बुआ किसको प्रेरित कर रही है? बुआ हलवाई को लड्डू बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। अब हम यहाँ पर प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं की कुछ सूची है, उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे सोना, सुलाना, सुलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, बनना, बनाना, बनवाना, करना, कराना, करवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिए कि प्रथम प्रेरणार्थक सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक कैसी क्रिया होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। और सकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं? जो कर्म सहित होती हैं, जिसमें कर्म प्रधान होता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में 2 कर्ता होते हैं। वो 2 कर्ता कौन कौन से होते हैं? दोनों में अंतर यही है कि प्रथम में 1 और द्वितीय में 2 कर्ता होते हैं। फिर देखिए बच्चों, अब क्रिया का जो अगला हम लोग जानेंगे वो किसके बारे में है? वो है पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का कार्य अर्थात समय मुख्य क्रिया से पहले पूरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर आया है, तुम उठकर चले जाओ, परीक्षा से पहले पढ़कर आना। अब यहाँ पर देखिए, वह नहा कर आया है, ये क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तुम उठकर चले जाओ, यह भी पूर्वकालिक क्रिया हुई। और परीक्षा से पहले पढ़कर आना, यानी कि कैसे आना? परीक्षा से पहले कैसे आना? परीक्षा से पहले पढ़कर आना। यहाँ नहाना, उठना, पढ़ना क्रियाएं हैं और आना, जाना क्रियाओं से पहले संपन्न हो चुकी हैं, इसीलिए इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहा जा सकता है। पूर्वकालिक क्रिया जो कि काल से पहले ही पूरी हो जाए।